नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, LIC की इमेज लगा रखी है। ये भारत का सबसे बड़ा IPO है। बीच में LIC ने DRHP फाइल कर दिया था, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। एक दस्तावेज होता है, मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। पूरी तैयारी हो गई थी, बस डेट अनाउंस करना बाकी रह गया था। लेकिन सडनली रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से इसको टालना पड़ा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, बुधवार को LIC IPO का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। इन्होंने दोबारा से DRHP फाइल किया था और जो अभी डेट निकल के आ रही है, IPO 4 मई को ओपन होगा और 9 मई को बंद हो जाएगा। जिनको IPO में अलॉटमेंट मिलेगा 16 मई तक, उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 17 मई को शेयर मार्केट में एक और कंपनी ऐड हो जाएगी। और जो इसका प्राइस बैंड है दोस्तों, वो है 902 रुपए से लेकर 949 रुपए। और इसमें जो LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है, उनको प्रति शेयर 60 रुपए की छूट मिलेगी। और जिनके पास LIC पॉलिसी नहीं है, छोटे रिटेल इन्वेस्टर, उनके लिए 45 रुपए की छूट दी हुई है। और इसमें सरकार अभी 22.13 करोड़ के शेयर्स बेचेगी। और दोस्तों, जब LIC ने फेब में DRHP फाइल किया था, तब इसका वैल्यूएशन ज्यादा था। अभी हालांकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा कुछ कम हुआ है। और जो LIC का IPO रुका था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसका एकमात्र कारण रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो था। क्योंकि कोई की भी कंपनी नहीं चाहती कि टेंस भरे एनवायरमेंट में अपना IPO लेके आए, तो इन्होंने अपना IPO पोस्टपोन किया। इसके बाद मैं आपको बाकी अपडेट्स दूंगा, लेकिन एक दो जानकारी और LIC के बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने LIC के ऊपर पिछले साल ही वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको कृपया करके एक बार देख लें। और LIC के IPO से कौन से शेयर को फायदा होगा, ये भी मैंने उसमें बताया है। LIC के पास 30 करोड़ पॉलिसी है, यानी 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकी पॉलिसी ली है। और 13 या 14 लाख के पास इसके एक्टिव एजेंट है। और जो उसका AUM है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और इस हिसाब से दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। और जो उसका AUM है, वो देश के म्यूचुअल फंड उद्योग के साथ साथ दुनिया के कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में। अब मैं आपको बाकी अपडेट दूंगा। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सैंड का शेयर प्राइस लगाया हुआ है 29 अप्रैल। ये वीडियो रात को बना रहा हूँ। दोस्तों, जब से इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से ही आपने गौर किया होगा, IT सेक्टर में गिरावट है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था पहले ही, लेकिन अपलोड बाद में किया, वो देख लेना आप। सैंड के रिजल्ट भी आ गए हैं दोस्तों, और इनके रिजल्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों ही पैमाने पर अच्छे हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ोतरी है। अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो उसमें क्वार्टर एंड क्वार्टर में थोड़ी गिरावट है, बट अगर उसमें हम अदर इनकम को जोड़ दें तो उसके बाद क्वार्टर एंड क्वार्टर में बढ़ोतरी है। लेकिन ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी है। तो जिनके पास भी साइंट है, उसको होल्ड करके रख लें। ये आपको अभी 886 का दिख रहा है, ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। कुछ ही महीनों में ये आपको 886 नहीं, 1000 के भी पार दिख जाएगा। इन्होंने दोस्तों एक एक्विजिशन किया है, वो न्यूज भी मैं आपको बताता हूँ। तो जिसके पास भी साइंट है, वो गिरावट से घबराए नहीं। और इसमें दोस्त उतार चढ़ाव तो इसमें ज्यादा आता है, क्योंकि एक मिड कैप कंपनी है। लेकिन अब इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव आना थोड़ा कम हुआ है, यानी स्टेबिलिटी आई है इसमें। तो मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, जिनके पास भी साइंट है वो होल्ड करे। और जो नए लोग हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, तो कुछ क्वांटिटी वो खरीद के रख सकते हैं। बाकी जो भी डिसीजन लेना, वो अपनी सूझबूझ के आधार पर लेना। मैं यहाँ पर कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। साइंट मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। दोस्तों, साइंट ने 770 करोड़ की एक बहुत ही बड़ी डील की है। ये साइटिक या सिटिक, इस कंपनी को जिसमें मैंने टिक किया है, इसको 770 करोड़ में खरीदने का मन बना लिया है। और जो सैंड के CEO हैं, उन्होंने मंजूरी दे दी है। और ये सैंड के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील है इनकी। तो आप खुद सोच सकते हो, इतनी बड़ी डील कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो छोटी मोटी गिरावट से आपने डरना नहीं चाहिए। और सैंड के बारे में मैं आपको पिछले साल से ही बताते आ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इसको बताया था तब ये 1000 से थोड़ा ऊपर चल रहा था। तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? इनके रिजल्ट अच्छे आ रखे हैं और 770 करोड़ की एक बहुत ही बड़ी डील इन्होंने की है, जो कि आने वाले भविष्य में कंपनी को फायदा देगा। दोस्तों, SCL टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी मैं आपको बताते आया हूँ। और वैसे इसको ज्यादा फोकस नहीं मिलता, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता। मैं इसको अंडरडॉग स्टॉक कहता हूँ, लेकिन बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है। तो जो इसके रिजल्ट आए हैं, उसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। सब लोगों का ध्यान दोस्तों TCS इन्फोसिस पर रहता है, लेकिन SCL के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और जो इसके पिछले क्वार्टर प्रॉफिट में कमी आ रही थी, उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही बड़ा बोनस दिया था, वन टाइम माइलस्टोन बोनस दिया था, जिसका एडजस्टमेंट होने के बाद इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन दिखा रही थी। तो मैंने आपको बोला था कि जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट में गिरावट आई है, उससे डरने की बात नहीं है। अब तो आप देख सकते हो, आप जो इनके Q4 रिजल्ट है, उसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। नेट प्रॉफिट स्पाइक टू 26%, ये वार्षिक आधार पर है। ईयर ऑन ईयर 2 रुपीज
3,593 करोड़ और जो रेवेन्यू इनका बढ़ा है 15.1% के हिसाब से बढ़ा है और उन्होंने मार्केट के एस्टिमेट को भी बीट किया है। यानी जो मैं आपको बताते रहता हूँ, मार्केट हमेशा ज्यादा की उम्मीद रखता है अच्छी कंपनियों से, तो इसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया है। और SCL एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का शेयर है, इसमें अगर कहीं भी गिरावट आती है तो इसको खरीद के आप रख सकते हो, बाकी आखिरी डिसीजन आपका होगा। और SCL टेक भी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। खैर आज तो इसमें थोड़ी सी गिरावट थी, मामूली सी, लेकिन अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट देखोगे तो ये 8% डाउन है, यानी आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हो। और जिनके पास भी है वो बिंदास होल्ड करें, डिक्लाइन में क्वांटिटी ऐड करते रहें, लेकिन पैनिक में आकर बेचना मत, क्योंकि जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आप स्टॉक खरीदते हो तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। वैसे ही बेचने के पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। अब इन्होंने रिजल्ट अच्छे दिखाए हैं तो चाहे इसमें कितनी भी गिरावट आए मैं क्यों बेचूंगा, और वैसे भी अच्छा काम कर रही है। और अपने एम्प्लॉयज के बारे में जो कंपनी अच्छा सोचती हो उसको मैं क्यों गिरावट में बेचूंगा, कोई कारण ही नहीं है बेचने का। हाँ, अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना है तो वो एक अलग कारण हो सकता है। दोस्तों FMCG किंग हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करेंगे, 2200 के लेवल पर ये आ गया है। 1918 या 1700 के आसपास भी ये गिरा था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो मालूम नहीं है कितना गिरा था, लेकिन अगर हम इसका 6 महीने का चार्ट देखें तो अभी भी ये 6% डाउन है और इनके रिजल्ट भी आ गए हैं और इन्होंने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। मैंने आपको पिछले क्वार्टर के जब Q3 के रिजल्ट आए थे तो मैंने बोला था आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट इनके अच्छे आएंगे। हालांकि जो इसमें गिरावट आई थी दोस्तों, वो सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर में नहीं पूरे FMCG सेक्टर में आई थी। उसका कारण भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो क्लैश चल रहा है, यानी जो युद्ध चल रहा है, उससे तेल के दाम, मेटल के दाम, कमोडिटी प्राइस बढ़ गए हैं। और ये जो अनाज है, गेहूं है, तेल है, जब उसके प्राइस बढ़ेंगे तो FMCG कंपनियों के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका रॉ मटेरियल तो गेहूं है, तेल है। जब उनको रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा तो उसका असर कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। हालांकि अब FMCG कंपनियों ने भी खाने पीने के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसका फायदा उनको आने वाले टाइम में मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो HUL Q4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइजेस 8.6% ईयर ऑन ईयर टू ₹2,327 करोड़, टर्न ओवर क्रॉसेस ₹50,000 करोड़, बीट्स एस्टिमेट्स, यानी इसने भी मार्केट के एस्टिमेट को बीट किया है। और ये जो टर्न ओवर 50,000 करोड़ का दिखा रहा है, इसने एक उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। HUL ने पिछले वित्तीय वर्ष में 50,000 करोड़ का कारोबार किया है। इसका मतलब HUL 50,000 करोड़ का कारोबार करने वाली पहली FMCG कंपनी बन गई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर आपको मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता तो जो भी अपने सेक्टर के लीडर हैं, टॉप 3 टॉप 5 कंपनियां हैं अपने सेक्टर की, आप उनको खरीद के रख लीजिए। वो आपको FD/RD से ज्यादा ही रिटर्न देंगे। मैं बोलूंगा अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब जब रशिया यूक्रेन का मसला हुआ, कमोडिटी प्राइस बढ़ी, तेल के दाम बढ़े, मेटल्स के दाम बढ़े, तो उसका असर दोस्तों पूरे मार्केट पे पड़ा। अगर IT सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो पूरे मार्केट में गिरावट आई, FMCG में भी गिरावट आई, तो लोगों ने HUL जैसे शेयर को बेच दिया, डाबर जैसे शेयर को बेच दिया, मैरिको हो गया, वो भी अच्छा शेयर है। देखो दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव जैसे आता है, जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेगा। अगर शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो वो शेयर मार्केट किस बात का है। तो आप हर गिरावट में अगर बेचते रहोगे और जब हाई लेवल पर खरीदोगे तो क्या फायदा होगा? आप कुछ मुनाफा नहीं कमा पाओगे। एक सीधी सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, पेनी शेयर्स के पीछे मत भागो। पहले जो वेल एस्टेब्लिश्ड शेयर हैं, आप उनको खरीद के रखो, उनसे रिटर्न जनरेट करो। जिनका डिफॉल्ट होने का खतरा कम है, जो जानी मानी कंपनियां हैं, जिन्होंने सालों से अच्छा प्रदर्शन किया है, जो लार्ज कैप कंपनी है, पहले उनको खरीदो। उसके बाद जो पैसा बच जाता है तब पेनी शेयर्स खरीदो। पेनी शेयर खरीदने के पीछे भी कंपनी का बिजनेस देखो, रिजल्ट देखो, तब उसके बाद खरीदो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, आपको रिजल्ट पढ़ना नहीं आता, एनालिसिस करना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। आपको कितने बार बता चुका हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता, जो भी अपने सेक्टर की टॉप 3 टॉप 5 कंपनियां हैं, उनकी लिस्ट बनाओ, उसमें से कंपनी छांटो और उनको रखो। भले वो गिरावट में 1 साल 2 साल रहेंगी, गिरावट में होता है दोस्तों, मैंने देख रखे 1-1 2-2 साल तक कंपनी प्रदर्शन नहीं कर पाती, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है वो सडनली इतना अच्छा प्रदर्शन करती है, जो 1-2 साल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देती है। और ये कब संभव है? जब आपके पास पोर्टफोलियो में अच्छे तगड़े शेयर होंगे, बोले तो लार्ज कैप कंपनियां होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं खरीदना है, हमने उसको भी खरीदना है, लेकिन सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले अगर आपने पैसा लगाना है लार्ज कैप में लगाओ, उसके बाद कुछ अमाउंट मिड कैप में लगाओ, फिर स्मॉल कैप की ओर जाओ। जो नए लोग हैं उनको तो खास तौर से मैं हिदायत दूंगा कि सबसे पहले लार्ज कैप से शुरुआत करें, जो वेल एस्टेब्लिश्ड शेयर हैं। मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूँ और बताते रहूंगा। अगर जो वेल एस्टेब्लिश्ड शेयर हैं आप उनसे रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्मॉल कैप से कैसे रिटर्न जनरेट कर पाओगे, जहाँ उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहता है। बात समझने की कोशिश करो। ये
छोटी सी बात है, ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी रखो, आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उन खबरों को शेयर मार्केट से कनेक्ट करो, उसके आधार पर निर्णय लो, तो आपका पैसा आराम से बनेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।